और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी। आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। आपको मालूम है कि आज की जो राजनीति है वो सबका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। जितने भी नेता भाजपा के आपके सामने आते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि चुनाव के समय हम अलग अलग कौन से मुद्दे ले आए लोगों के सामने कि लोग अपने जज्बातों के आधार पर हमें वोट दे दें। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जो चुनाव है वो आपके मुद्दे पे होना चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं? अभी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में एक महिला से मिली और मैंने पूछा, जीवन कैसा है?
क्या क्या करती हो, महंगाई है, बच्चों के रोजगार है, क्या स्थिति है तुम्हारी। उससे पहले जब 2 दिन पहले मैं कर्नाटका में थी, मैं कुछ लड़कों से मिली, नौजवान थे। मैंने पूछा पढ़े लिखे हो, जवाब आया हाँ। किसी ने बीटेक की थी, किसी ने बीए की थी। नौकरी है? नौकरी नहीं है। तो देखिए, आप पब्लिक हो, हम सब आपके सामने आते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, कांग्रेस की बात करूंगी, कोई और आएगा बीजेपी की बात करेगा, कोई और आएगा किसी और दल की करेगा। तो आपको कैसे समझना है कि आपके हित में कौन बात कर रहा है और कौन अपने ही हित में, अपने ही लालच के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपका ही अनुभव है, आपका जीवन कैसा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पिछले 3.5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में। कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 4 उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे, कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के दिखाओ। नौजवान ही उठाना, पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं? बताइए, हाथ उठाइए। काफी? आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में? किसी को नहीं दी। अब आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। सरकार के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिल सकते थे, लेकिन आपको नहीं दिए गए। आपके माँ बाप ने मेहनत करके, ईमानदारी से आपको शिक्षित किया। शिक्षित तो तमाम है नौजवान यहाँ कर्नाटका के, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा। तो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। जहां गन्ने का किसान है वो रो रहा है, जहां कपास का किसान है वो रो रहा है, उनको दाम नहीं मिलते सही। और जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी, खेती करने के लिए, उस पे भी जीएसटी है। कोई बड़े संस्था नहीं बनाई है, कोई नए नए अस्पताल नहीं बनाए हैं, शिक्षा के नए नए केंद्र नहीं बनाए हैं। जो है वो पहले बनाया गया था। अभी मैं यहाँ आ रही थी, मुझे बताया गया था कि मनरेगा ने कितना फायदा किया, कि जो कांग्रेस की ये योजना थी उससे ही कोविड के दौरान आपका गुजारा हुआ। और आज परिस्थितियां ये हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। और जो हमने शुरू की थी, जैसे अन्न भाग्य वाली योजना, जिसमें आपको अन्न मिलता था मुफ्त का, आज मैं जिस महिला से मिली मुझे बता रही थी कि वो जो चावल मिलती है वो खा ही नहीं सकती, उसमें मिलावट है। तो ये परिस्थितियां हैं आज। आप मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अपने बच्चों की परवरिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका भविष्य मजबूत बने। आपका एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सब कुछ है। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं 16-17 साल की थी, वो कहते थे कि बेंगलोर, हैदराबाद जैसी शहरें दुनिया में प्रसिद्ध हो सकती हैं। उस समय किसी को समझ नहीं थी इन बातों की, तो हम पूछते थे कि कैसे?
तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले लोग और शिक्षित लोग इतने हैं बेंगलुरु में कि यहाँ पे टेक और जो भविष्य का काम है सबसे ज्यादा हो सकता है। आज वही हो रहा है, क्योंकि किसी की ऐसी सोच थी उस समय कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए।